हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की हिंदी की क्लास के अंतर्गत हमारे जो क्वेश्चंस इससे पहले की क्लासेज में हुए हैं वो 30 तक के क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आज हम क्लास जो है 31 से स्टार्ट करेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट पेपर है दोस्तों, जो प्रीवियस पेपर रहा है तो इसके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप ज़रूर नोट करते रहेंगे और साथ ही जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करते रहिएगा, क्योंकि आपको हमारी क्लासेस लगातार देखने को मिलने वाली हैं। साथ ही जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक हमारी मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है वो ज़रूर मेंबरशिप ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो भी अभ्यर्थी मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं उनको हमारी क्लासेस बहुत अर्ली टाइमिंग पे मिल जाती हैं और टाइम टू टाइम मिलती हैं। साथ ही अन्य प्रकार के कम्युनिकेशन में भी हेल्प मिलती है। तो बिना देरी किए हुए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध रामधारी सिंह दिनकर से है। तो रामधारी सिंह दिनकर से रिलेट कौन से इसमें रचनाएं हैं, जैसे कामाध्यात्म की समस्या और पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ, उसके बाद है युद्ध दर्शन और चौथा है सुधारवाद। तो दोस्तों, इसमें कौन सा जो है रामधारी सिंह दिनकर से संबंधित है। तो अगर बात करें यहाँ पर कामाध्यात्म की समस्या, ये भी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है दोस्तों। और पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ, ये भी रामधारी सिंह दिनकर का है। साथ ही युद्ध दर्शन, ये भी रामधारी सिंह दिनकर का दिनकर की रचना है दोस्तों। ठीक है, तो इस आधार पर देखें तो सुधारवाद जो है ये रामधारी सिंह दिनकर से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें ए बी सी तीनों इसमें सही बताए गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपके पास रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं, कामाध्यात्म की समस्या और युद्ध दर्शन और पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका संबंध सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय से है। तो अज्ञेय से रिलेट कौन सा इसमें रचना है, कौन सी रचनाएं अज्ञेय की हैं। तो ऑप्शन है आत्मचेतस, कविता विचार, विचार कविता जिसको कहा गया है, और बाबरा अहेरी, और उसके बाद जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग। तो कौन सा इसमें सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय से है। तो इसमें अगर हम देखें तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि जो आत्मचेतन है, ये तो आत्मचेतस जो है ये अज्ञेय से संबंधित है। इसके अलावा बात करते हैं बावरा अहेरी। बावरा अहेरी भी दोस्तों ये अज्ञेय से रिलेट करता है, उन्हीं की रचना है। और उसके अलावा जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग, ये भी जो है अज्ञेय से संबंधित है। तो ये तीन रचनाएं हैं अज्ञेय से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ सही हो जाएगा, ए सी और डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कौन प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं। अब मुंशी प्रेमचंद की कहानियों के पात्र कौन कौन से हैं। ऑप्शन है लहना सिंह, पंडित बुद्धिराम, अमीना और सुनंदा। तो प्रेमचंद की कहानियों के पात्र कौन से हैं। तो इसमें अगर हम देखें दोस्तों, प्रेमचंद की जो कहानियां हैं उनके पात्र कौन कौन रहे हैं। तो एक तो पंडित बुद्धिराम रहे हैं, और उसके अलावा दोस्तों अमीना, अमीना भी मुंशी प्रेमचंद की कहानी के एक पात्र के तौर पर कार्य किए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें जो है पंडित बुद्धिराम और अमीना जो है मुंशी प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं। अन्य जैसे लहना सिंह हैं, सुनंदा हैं, ये प्रेमचंद की कहानियों के पात्र नहीं हैं। तो इस आधार पर देखें तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र कौन हैं। अब प्रेमचंद के उपन्यास जो हैं उनके पात्र कौन कौन हैं, ये यहाँ पर डिस्कशन करना है। तो दोस्तों ऑप्शन है कृष्णचंद्र, सोफिया, हरिप्रसन्न और गजाधर। तो जो प्रेमचंद के उपन्यास हैं दोस्तों, इनके जो पात्र रहे हैं वो हमको बताने हैं। तो एक तो कृष्णचंद्र हैं दोस्तों, ये प्रेमचंद के उपन्यास के पात्र रहे हैं। सोफिया भी के प्रेमचंद के उपन्यास के पात्र हैं।
और इसके अलावा गजाधर, गजाधर भी इसके पात्र रही है। तो इस आधार पर देखें तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही होगा, क्योंकि ए, बी और डी इसका आंसर सही है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह कौन सा है। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन सा है। ऑप्शन है आलोक पर्व, माटी हो गई सोना, विचार व वितर्क, उसके अलावा कुछ उथले हुए गहने। तो यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह कौन सा है, तो ये हमने इसमें बताना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों, जो उनके द्वारा रचित निबंध संग्रह है वो है आलोक पर्व। एक तो निबंध आलोक पर्व है उनके द्वारा रचित, और दूसरा है विचार और वितर्क। विचार और वितर्क ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह है। तो ए और सी इसका सही आंसर है। इट मीन्स पहला ऑप्शन ही इसका सही आंसर हो जाएगा। आलोक पर्व और विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह है दोस्तों। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्न में से कौन सी रचनाएं दलित आत्मकथाएं हैं। तो दलित आत्मकथाओं के तौर पर किन्हें माना गया है। ऑप्शन है अपने अपने पिंजरे, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, मेरी पत्नी और भेड़िया, और गर्दिश के दिन। तो दलित आत्मकथाएं किनको कहा गया है। मेन बात यह है कि दलित आत्मकथाएं कौन सी हैं। तो दोस्तों एक तो अपने अपने पिंजरे ये दलित आत्मकथाएं हैं, और उसके अलावा मेरी पत्नी और भेड़िया ये भी दलित आत्मकथा के तौर पे जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों, इसलिए आप जो है एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए लगातार इन क्वेश्चंस को ज़रूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि आपको इस बार 300 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे मिलने वाले हैं, तो बहुत गहराई से स्टडी करनी पड़ेगी, तब जाके सिलेक्शन देखने को मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन लेखकों का संबंध यथार्थवाद से है। तो कौन से लेखक ऐसे हैं जिनका संबंध यथार्थवाद से है। तो ऑप्शन है मादाम बावेरी और जॉन लॉक, सैमुअल पी हटिंगटन, और उसके अलावा क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। तो यहाँ पर दोस्तों कौन किनका संबंध यथार्थवाद से है ये पूछा गया है। तो अगर हम देखें तो एक तो जॉन लॉक हैं दोस्तों जो यथार्थवाद से संबंधित हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, ठीक है, स्ट्रॉस। तो ये जो हैं क्लॉड लेवी स्ट्रॉस जो हैं ये भी यथार्थवाद से संबंधित हैं। तो इस आधार पर देखें तो बी और डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बी और डी सही आंसर है, तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनके में से कौन से नाटक प्रेमचंद्र द्वारा रचित हैं। तो प्रेमचंद्र द्वारा रचित कौन से नाटक हैं। ऑप्शन है डिटेक्टर, संग्राम, बड़े खिलाड़ी, प्रेम की वेदी। तो प्रेमचंद्र द्वारा रचित कौन से हैं इसमें से। तो इसमें अगर हम देखें दोस्तों, तो यहाँ पर एक तो संग्राम ये मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित है, नाटक है ये। ठीक है, और साथ ही जो दूसरा नाटक है दोस्तों वो कौन सा है, बड़े खिलाड़ी। बड़े खिलाड़ी भी प्रेमचंद्र द्वारा रचित है। ठीक है, तो अगर इस दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पर दोस्तों बड़े खिलाड़ी जो है ये प्रेमचंद्र की रचना नहीं है। आप एक बार इसको ज़रूर स्टडी करें, अच्छे से देखें कि यहाँ पर प्रेमचंद्र द्वारा रचित जो है प्रेम की बेदी, प्रेम की वेदी जो है ये प्रेमचंद्र द्वारा रचित है, और संग्राम भी प्रेमचंद्र द्वारा रचित है दोस्तों। ठीक है, प्रेमचंद्र के जो रचनाएं हैं दोस्तों वो कौन कौन से हैं। एक तो संग्राम है और एक दूसरा है प्रेम की वेदी। ठीक है, तो बी और डी इसका सही आंसर होगा। एक बार फिर से इसको कर लेते हैं, बी यानी कि संग्राम और डी जो है प्रेम की वेदी। तो ये रचनाएं दोस्तों प्रेमचंद की हैं। तो
काफ़ी अच्छे तरीके से दोस्तों आप तक आंसर पहुंचाए जा रहे हैं, इसलिए आप ध्यान से समझें। और ज़रूर जो अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन सेक्शन में जाके हमारी मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन कर लें दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आपको हमारे द्वारा इसी प्रकार की क्लासेस देखने को मिलते रहेंगी। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए ही सही बनेगा, क्योंकि बी और डी इसमें सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, साधारणीकरण के विषय में कौन सा कथन सही है। अब जो सिंप्लीफिकेशन यानी कि साधारणीकरण के विषय में कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया है इसमें। तो इसमें अगर हम देखें तो दोस्तों, साधारणीकरण रसास्वाद के बाद की प्रक्रिया है, बिल्कुल गलत। साधारणीकरण आत्मलंबनत्व धर्म का होता है, ठीक है। एक तो ये सही है, क्योंकि साधारणीकरण किसका होता है, आलंबनत्व धर्म का होता है साधारणीकरण। पहली बात तो ये है। और दूसरा दोस्तों जो है, साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है। तो इसके लिए भोजकत्व व्यापार जो है वो अनिवार्य है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी इसके सही आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर थर्ड ही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीलोत्पल के बीच समाये मोती से आंसू की बूंद उक्त काव्यांश के लिए कौन से कथन सही हैं। तो नीलोत्पल के बीच समाये मोती से आंसू की बूंद, इस काव्यांश के लिए कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है, इसमें अलंकार ध्वनि है, यह रस ध्वनि का उदाहरण है, इसमें अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि है, और यह लक्षण लक्षणा पर आधारित है। तो नीलोत्पल के बीच समाये मोती से आंसू के बूंद उक्त वाक्य में वाक्यांश के लिए कौन सा कथन सही है पूछा गया है। तो अगर हम इसमें बात करें दोस्तों, तो यह दोस्तों इसमें लक्षण लक्षणा पर तो आधारित है ही, साथ ही इसमें अलंकार ध्वनि भी है, क्योंकि नीलोत्पल के बीच समाये मोती से आंसू के बूंद, इसमें जो है अलंकार है, अलंकार ध्वनि है, ठीक है। और ये जो है लक्षण, इसमें लक्षणा पर आधारित ये है। तो इस आधार पर देखें तो ऑप्शन नंबर फोर इसका सही आंसर हो जाएगा, ए और डी इसके सही हैं। अगला प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित सूफी रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है। अब रचना काल के दृष्टिकोण से हमें देखना है कि कौन सा इसमें सही अनुक्रम है। ऑप्शन क्वेश्चन में दिए गए हैं, चित्रावली, मृगावती, चंदायन या अनुराग बांसुरी। तो ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो इसमें हमको बताना है कौन सा अनुक्रम सही है। तो अनुक्रम के दृष्टिकोण से बात करें तो सबसे पहले चंदायन है, उसके बाद मृगावती है, ठीक है। उसके बाद जो है चित्रावली है दोस्तों, और चौथा है अनुराग बांसुरी। तो ये सही अनुक्रम के दृष्टिकोण से देखें तो ऑप्शन नंबर फोर इसका सही होगा, चंदायन, मृगावती, चित्रावली और अनुराग बांसुरी। तो ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित संत कवियों का सही अनुक्रम क्या है। तो अगर हम जन्म काल के दृष्टिकोण से देखें दोस्तों इसमें कि कवियों का सही अनुक्रम क्या है। ऑप्शन है दादू, मलुक दास, गुरु नानक, सुंदरदास। तो इनके जन्म काल के आधार पर अगर देखते हैं तो गुरु नानक जो हैं सबसे पहले हैं, उसके बाद दादू हैं दोस्तों, फिर मलुक दास हैं, फिर सुंदरदास हैं। तो ऑप्शन नंबर टू इसका सही आंसर हो जाएगा, गुरु नानक, दादू, मलुक दास और सुंदरदास। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 है, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित रीति ग्रंथकारों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो जो रीति ग्रंथकार हैं उनका सही अनुक्रम कौन सा है, ये पूछा गया है इसमें जन्म के दृष्टिकोण के आधार पर, जन्म काल के आधार पर। तो इसमें है सूरती मिश्र, देव भूषण और जसवंत सिंह। तो इसमें जन्म काल के आधार पर देखें तो सबसे पहले भूषण है दोस्तों, ठीक है। आप काव्य शास्त्र के अंतर्गत देखिएगा बुक में, तो सबसे पहले भूषण का नाम आता है, उसके बाद जसवंत सिंह हैं, फिर देव हैं, फिर सूरती मिश्र हैं दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर
हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो अब ये नए कवियों के नाम हैं। श्रीधर पाठक हैं, अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध हैं, गया प्रसाद शुक्ल सनेही हैं और राम नरेश त्रिपाठी हैं। तो क्या क्या इनका सही अनुक्रम है दोस्तों? तो श्रीधर पाठक दोस्तों ये सबसे पहले जन्मे हैं, उसके बाद अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध हैं, फिर गया प्रसाद शुक्ल सनेही हैं और फिर राम नरेश त्रिपाठी हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका जो है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, लेते हैं आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? आप प्रकाशन काल के आधार पर बताना है दोस्तों कि सही अनुक्रम कौन सा है। ऑप्शन है उर्वशी, कनुप्रिया, माया, कामायनी और यशोधरा। तो इसके आधार पर जो सही अनुक्रम है दोस्तों वो कौन सा है? वो है सबसे पहले यशोधरा, फिर है कामायनी, फिर है कनुप्रिया और फिर है उर्वशी। तो ये दोस्तों आपका जो है जस्ट अपोजिट दिया गया है, फर्स्ट का अपोजिट जस्ट दिया गया है। तो ये इसका सही अनुक्रम है यशोधरा, कामायनी, कनुप्रिया और उर्वशी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। लेते हैं दोस्तों 50 क्वेश्चंस, इसमें 50 तक कंप्लीट करते हैं। 20 क्वेश्चंस की ये सीरीज रहेगी हमारी, तो इसमें जो है 20 क्वेश्चंस हम कराएंगे। प्रकाशन काल की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? तो प्रकाशन काल की दृष्टि से अगर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं की बात करें तो हरिवंश राय बच्चन की जो रचनाएं हैं दोस्तों वह है निशा निमंत्रण, उसके बाद फिर इन्होंने प्रकाशन किया था मिलन यामिनी का, फिर किया था प्रणय पत्रिका का और फिर किया था जाल समेटा का फिर इन्होंने जो है प्रकाशन किया था। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम कौन सा है? तो प्रकाशन के दृष्टिकोण से अगर देखें तो कविताओं का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन है मधुबाला, प्रलय की छाया, पटकथा और असाध्य वीणा। तो इसमें अगर हम देखें तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रलय की छाया सबसे पहले, उसके बाद मधुबाला, फिर है असाध्य वीणा, फिर है पटकथा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही है और इसको आप अनुक्रम के आधार पे ही नोट कर लीजिए। जहाँ पर आप इनके अनुक्रम की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको ये एक साथ याद रहेंगे, तो आपको एग्जाम में सेम क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो उपन्यास है दिव्या, जहाज का पंछी, अमृत और विष, पहला पड़ाव। तो यहाँ पर उपन्यासों का सही अनुक्रम की बात कही गई है। तो ये जो है इसका सही आंसर है दोस्तों, सबसे पहले दिव्या है, फिर जहाज का पंछी है, फिर अमृत और विष है, फिर है पहला पड़ाव। तो ये सही अनुक्रम यही है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा कि आपको किस प्रकार की क्लासेस हमें हमारे द्वारा चाहिए। ठीक है, तो ज़रूर आप उस पर वर्क किया जाएगा और आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस यहाँ पर प्रोवाइड भी कराए जाएंगे, बट प्रैक्टिस सेट के तौर पर आपको क्वेश्चंस हमारे द्वारा लगातार इसी प्रकार के देखने को मिलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो प्रकाशन के आधार पर अगर हम देखें तो कहानियों का सही अनुक्रम बताना है। तो ऑप्शन है एक टोकरी भर मिट्टी, उसने कहा था, राजा, निरवंशिया और परिंदे। तो ये इसका सही आंसर है दोस्तों। ये प्रकाशन के अनुसार जो है सही अनुक्रम है 49 का, फोर्थ ऑप्शन सही है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। एक टोकरी भर मिट्टी और उसने कहा था और राजा, निरबंसिया और परिंदे। अब है दोस्तों हमारा आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम बताना है। तो निबंध हैं और इनका सही अनुक्रम बताना है। ऑप्शन है हमारे पास कला का जोखिम और आशा और सौंदर्य, श्रृंखला की कड़ियाँ, अशोक के फूल। तो इनमें से जो सही अनुक्रम कौन सा है दोस्तों इनके दृष्टिकोण से? तो सही अनुक्रम की बात करेंगे, पहला है श्रृंखला की कड़ियाँ। ठीक है, श्रृंखला की कड़ियाँ सबसे पहला निबंध था। उसके बाद है अशोक के फूल,
थर्ड है आस्था और सौंदर्य, फिर है कला का जोखिम। तो ये है दोस्तों इसकी सही सीक्वेंस, सही अनुक्रम है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और जो चीज़ें समझ में नहीं आई उनको आपने नोट्स में बनाया होगा। और अगर आपने अभी तक नहीं बनाया तो दोबारा इस वीडियो को देखते रहिए, और साथ में जो चीज़ आपको क्रिटिकल लगे उनको नोट्स बनाते रहिए। किसी काम को करने के लिए दोस्तों आपको एक अटेम्प्ट में सब कुछ पॉसिबल नहीं है, इसलिए जहाँ पर जो कमियाँ रह जाएंगी उसको आप सेकेंड अटेम्प्ट में ज़रूर तैयार कीजिएगा। और कहीं पर आवश्यकता वहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहाँ पर आपको कोई चीज़ नहीं दिख रही है तो आप वीडियो को पॉज करके अपना कॉपी में नोट बना लीजिए। ठीक है, एक बेहतरीन प्रिपरेशन करिए, तभी जाके सिलेक्शन मिलेगा और उस लिस्ट में, चयनित लिस्ट में आपका नाम होगा। तो आप देख रहे हैं कि कंपटीशन इतना हाई है कि 75-80% मार्क्स बहुत आसानी से लड़के ला रहे हैं, और वो आसानी से वैसे तो नहीं है बट जब अगर हम रिजल्ट देखते हैं तो वो मार्क्स ऐसे लगते हैं कि जैसे बहुत आसान पेपर आया होगा, बट जिस समय एग्ज़ाम होता है उसमें पेपर बहुत क्रिटिकल होता है सभी के लिए। तो कहीं न कहीं ये चीज़ है, ये रिप्रेज़ेंट करता है कि अभ्यर्थी काफ़ी अच्छी तैयारी के साथ चल रहे हैं। सब कुछ मेमोराइज़ करके चल रहे हैं, सब कुछ दिमाग में लेके चलते हैं एग्ज़ाम के लिए। तो इसलिए जो है पेपर फिर आसान हो जाता है उन अभ्यर्थियों के लिए जो कड़ी मेहनत करते हैं। तो आप भी अपनी तैयारी को इसी प्रकार मजबूती दीजिएगा। बेसिकली पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, अपना पूरा नोट्स तैयार करते रहिए, और कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना छूटे जो आपके एग्ज़ाम्स में स्किप हो। ठीक है, 15-20 क्वेश्चन छूट जाएँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लगभग 70 प्लस तो आपको स्कोर करना है परसेंटेज के दृष्टिकोण से। यानी कि आपका 300 में से कम आपने 220 के आसपास स्कोर तो आपको करना पड़ेगा। इससे प्लस ही करना पड़ेगा तभी सिलेक्शन मिल पाएगा। 200 तो 200 से प्लस तो करना ही पड़ेगा दोस्तों। तो इसलिए जो है अपनी प्रिपरेशन को एक मजबूती दीजिएगा। आई होप आप ऐसा ही सब कुछ करेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट। जो अभ्यर्थी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कॉल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। साथ ही हमारी मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।